12 फरवरी 1809 की ठंडी सुबह थी। हवा में सर्दी की नमी थी और धरती पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमेरिका की राज्य केंटाकी के एक दूर दराज इलाके में जंगलों और खेतों के बीच खड़ी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी उस दिन एक नए जीवन की गवाह बनने वाली थी। झोपड़ी के भीतर न कोई आराम था न सुविधा। मिट्टी का फर्श, लकड़ी की दीवारें और दरारों से भीतर आती ठंडी हवा। लेकिन उसी साधारण सी जगह पर जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाने वाला था, एब्राहम लिंकन। उसका परिवार संपन्न नहीं था। पिता थॉमस लिंकन एक साधारण किसान और बढ़ई थे। मेहनत उनका धन था और पसीना उनकी पूंजी। मां नैन्सी हैंक्स शांत स्वभाव की, स्नेही और धैर्यवान महिला थी। घर में न किताबों का ढेर था, न पढ़ाई का माहौल, न कोई राजनीतिक पहचान। उनके पास न जमीन की ठोस गारंटी थी, न भविष्य की निश्चितता। जीवन संघर्ष से शुरू हुआ। गरीबी वहां एक परिस्थिति नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई थी। भोजन सीमित, कपड़े साधारण और अवसर लगभग शून्य। लेकिन उस नवजात की आंखों में जो चमक थी, वो किसी भी अभाव से बड़ी थी। कहा जाता है कि कुछ लोग परिस्थितियों से आकार लेते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों को आकार देते हैं। उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बालक दूसरी श्रेणी का होगा। घर में धन नहीं था, लेकिन प्रश्न थे। सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन जिज्ञासा थी। संसाधन नहीं थे, लेकिन सीखने की भूख थी। ये वही जिज्ञासा थी जो आगे चलकर मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ने वाले उस बालक को विचारों की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उस दिन लकड़ी की झोपड़ी में जन्मा वो शिशु सिर्फ एक परिवार का बेटा नहीं था, वो आने वाले समय का इतिहास था, जो अभी शांत था, लेकिन भविष्य में गूंज बनने वाला था। जंगलों से घिरे उस छोटे से घर में जीवन पहले ही कठिन था, लेकिन 9 वर्ष के उस बालक के लिए एक दिन ऐसा आया जिसने बचपन की मासूमियत को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी माँ नैन्सी हैंक्स कई दिनों से बीमार थी। बीमारी का नाम तब किसी को ठीक से पता नहीं था। न डॉक्टर पास में थे, न दवा उपलब्ध थी। गरीबी में बीमारी अक्सर अंतिम सत्य बन जाती है। घर के भीतर बेचैनी थी। बाहर प्रकृति अपनी सामान्य लय में चल रही थी, जैसे दुनिया को किसी एक परिवार के दुख से कोई फर्क ना पड़ता हो। छोटा अब्राहम चुपचाप कोने में बैठा अपनी माँ को देखता था। वही माँ जिसने उसे अक्षर सिखाए थे, जिसने उसके भीतर अच्छाई और करुणा के बीज बोए थे। उसकी आंखों में प्रश्न थे, क्या माँ ठीक हो जाएंगी? पर उस समय उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। और फिर एक दिन सब कुछ थम गया। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। घर की झोपड़ी पहले भी साधारण थी, पर उस दिन वो और भी खाली लगने लगी। पिता मौन थे, घर में सन्नाटा था, और उस बालक के भीतर पहली बार जीवन की कठोर सच्चाई ने प्रवेश किया। गरीबी, बीमारी और असहायता, ये तीनों मिलकर उसके बचपन का पहला दर्शन बन गए। उसने समझ लिया कि जीवन सिर्फ खेल और सपनों का नाम नहीं है। इसमें पीड़ा भी है, अन्याय भी है, और ऐसी स्थितियां भी हैं जहां इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यही दर्द उसके भीतर कुछ नया गढ़ रहा था। वो चुप रहने वाला लड़का और अधिक गंभीर हो गया। दूसरों के दुख को वो अब अलग दृष्टि से देखता था। उसे पता था कि अभाव क्या होता है, खोना क्या होता है। यहीं से उसके भीतर संवेदनशील हृदय का जन्म हुआ। ऐसा हृदय जो आगे चलकर लाखों पीड़ितों की पीड़ा को समझ सकेगा। माँ की मृत्यु उसके जीवन का पहला बड़ा आघात थी, पर वही आघात उसके व्यक्तित्व की नींव भी बन गया। दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि भीतर से गढ़ना शुरू कर दिया। बचपन का दर्द अभी ताज़ा ही था, लेकिन जीवन रुकता नहीं। खेतों के काम, लकड़ी काटना, पानी लाना, यही उसकी दिनचर्या थी। औपचारिक स्कूल, वो तो शायद भाग्यशाली बच्चों के लिए होता है। उसके हिस्से में आया था अभाव। उसके पास नियमित विद्यालय नहीं था, शिक्षक नहीं, कक्षा नहीं, किताबों का ढेर नहीं, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग थी जिसे कोई गरीबी बुझा नहीं सकती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद जब शाम ढलती, वो मिट्टी के फर्श पर बैठ जाता। कभी कभी लकड़ी के कोयले से दीवार पर शब्द लिखता, कभी किसी उधार ली गई किताब को मोमबत्ती या आग की रोशनी में पढ़ता। उसने स्वयं पढ़ना सीखा, अक्षरों से दोस्ती की, शब्दों से संबंध बनाया। उसे पढ़ाई किसी परीक्षा के लिए नहीं करनी थी, उसे समझना था। दुनिया क्या है, इंसान क्या है, न्याय क्या है।
जब भी किसी पड़ोसी के पास कोई किताब मिलती, वो विनम्रता से मांग लेता। कई मील पैदल चलकर किताबें लाता और उन्हें पढ़कर वापस करता। वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, शब्दों को भीतर उतारता था। उसने बाइबल पढ़ी, नैतिकता और करुणा को समझने के लिए। उसने इतिहास पढ़ा, ये जानने के लिए कि समाज कैसे बनते और बदलते हैं। उसने कानून की किताबें पढ़ीं, ये समझने के लिए कि न्याय कैसे काम करता है। और उसने भाषण कला सीखी, ताकि विचारों को शब्दों में ढाल सके। धीरे धीरे वो केवल एक मेहनतकश किसान का बेटा नहीं रहा, उसके भीतर विचारों का संसार बनने लगा। उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन ज्ञान की भूख थी। उसके पास शिक्षक नहीं था, लेकिन जिज्ञासा थी। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन संकल्प था। मिट्टी के फर्श पर बैठा वो दुबला पतला बालक शायद उस समय दुनिया के लिए महत्वहीन था, पर उसी मिट्टी से एक ऐसा विचारक जन्म ले रहा था जो आगे चलकर शब्दों से इतिहास लिखेगा। वो किताबों का दीवाना था, और वही दीवानगी उसे सामान्य से असाधारण बनाने वाली थी। जीवन ने उसे आराम नहीं दिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंचना, मिट्टी पलटना, पसीने से भीगे कपड़ों में दिन बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। खेतों में काम करना उसके लिए मजबूरी था, लेकिन वो हर श्रम को सीख में बदल देता था। कभी वो लकड़ी काटता, कुल्हाड़ी चलाते हुए उसकी भुजाएं मजबूत होती और मन भी। लोग कहते थे वो असाधारण ताकत से लकड़ी चीरता है, पर उससे भी अधिक मजबूत हो रही थी उसकी इच्छा शक्ति। युवावस्था में उसने नाव चलाई, नदी की लहरों के साथ दूर दूर तक गया, नई जगहें देखीं, नए लोग मिले। उसने समाज को नजदीक से समझना शुरू किया। अमीर और गरीब का अंतर, स्वतंत्र और गुलाम का अंतर। दुनिया सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थी, वो कहीं बड़ी और जटिल थी। कुछ समय उसने एक दुकान में नौकरी भी की। ग्राहकों से बात करना, हिसाब रखना, लोगों के स्वभाव को समझना, ये सब उसके भीतर संवाद की कला को निखार रहा था। वो ध्यान से सुनता था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो तर्क से। इन सब के बीच एक चीज लगातार उसके साथ थी, किताबें। दिन भर की मेहनत के बाद भी वो पढ़ना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे उसका ध्यान कानून की पुस्तकों की ओर गया। उसे समझ में आने लगा कि समाज सिर्फ ताकत से नहीं, नियमों से चलता है। न्याय सिर्फ भावना नहीं, व्यवस्था भी है। उसने किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, कोई औपचारिक डिग्री नहीं मिली। उसने स्वयं अध्ययन किया, कानून की किताबें पढ़ीं, नोट्स बनाए, तर्क समझे, उदाहरण खोजे। लोगों को आश्चर्य होता था, एक मजदूर, एक नाविक, एक दुकानदार अब कानून की बात कर रहा है। लेकिन यही तो उसका मार्ग था, श्रम से ज्ञान तक, पसीने से विचार तक। धीरे धीरे उसने वकालत की परीक्षा पास की और एक वकील के रूप में काम शुरू किया। अदालत में खड़े होकर वो केवल कानून की धाराएं नहीं पढ़ता था, वो न्याय की आत्मा को समझने की कोशिश करता था। उसकी यात्रा किसी विरासत का परिणाम नहीं थी, न कोई पारिवारिक पद, न संपत्ति, न प्रभावशाली संबंध। ये था स्वयं को गढ़ने का मार्ग, स्वनिर्माण। उसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उसने उन्हें सीढ़ी बना लिया। मजदूरी से वकालत तक की ये यात्रा सिर्फ पेशे का परिवर्तन नहीं थी, ये उस विश्वास का प्रमाण थी कि इंसान अपने परिश्रम और अध्ययन से अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। वकालत करते करते उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा। क्या केवल अदालत में खड़े होकर न्याय की बात करना पर्याप्त है, या व्यवस्था को भीतर से बदलना भी जरूरी है? समाज में असमानता थी, दास प्रथा का प्रश्न था, आर्थिक संघर्ष थे। उसे लगा कि विचारों को कानून में बदलने के लिए राजनीति में उतरना होगा। युवावस्था में उसने पहली बार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। साधारण कपड़े, सीमित साधन और कुछ गिने चुने समर्थक। वो गांव-गांव गया, लोगों से मिला, अपनी बात रखी। उसके भाषणों में चमकदार वादे नहीं थे, लेकिन ईमानदारी थी। परिणाम आया, वो हार गया। कई लोग यही रुक जाते, कहते, ये मेरे वश की बात नहीं। लेकिन उसके भीतर हार को अंत मानने की आदत नहीं थी। उसने परिणाम को शांत मन से स्वीकार किया। वो जानता था कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। कुछ समय बाद उसने फिर प्रयास किया। इस बार अनुभव थोड़ा अधिक था, आत्मविश्वास भी। फिर से प्रचार, फिर से यात्राएं, फिर से उम्मीदें। पर परिणाम वही, हार। दूसरी बार की हार अधिक चुभती है, क्योंकि उसमें उम्मीदें दोगुनी होती हैं।
आलोचना भी बढ़ी, उपहास भी हुआ। लोग कहने लगे, शायद राजनीति तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। वो हर हार से सीख निकालता। कहाँ कमजोरी रही, कौन सा तर्क कमजोर पड़ा, लोगों की चिंता क्या है। वो आत्मचिंतन करता, खुद को सुधारता। उसने हार को व्यक्तिगत अपमान नहीं, प्रशिक्षण माना। वो रुका नहीं। राजनीति उसके लिए पद पाने का साधन नहीं थी, वो उसे समाज परिवर्तन का माध्यम मानता था। इसलिए हार उसकी गति को धीमा कर सकती थी, रोक नहीं सकती थी। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी, तर्क शक्ति और धैर्य को पहचानने लगे। वो समझ चुका था कि सार्वजनिक जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलती, वो निरंतरता मांगती है। उसकी पहली हार और फिर दूसरी हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत किया। उसने सीखा कि लोकतंत्र में गिरकर उठना ही असली परीक्षा है। यही जिद, यही धैर्य आगे चलकर उसे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से वो पूरे राष्ट्र की दिशा तय करेगा। समय बीत रहा था, लेकिन देश के भीतर एक तूफान आकार ले रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका बाहर से एक राष्ट्र था, पर भीतर से दो हिस्सों में बटा हुआ। उत्तर के राज्य औद्योगिक थे, वे दास प्रथा को नैतिक और मानवीय दृष्टि से गलत मानते थे। दक्षिण के राज्य कृषि पर आधारित थे और उनकी अर्थव्यवस्था गुलाम श्रमिकों पर टिकी थी। ये केवल आर्थिक विवाद नहीं था, ये मनुष्य की गरिमा का प्रश्न था। क्या एक इंसान दूसरे इंसान का मालिक हो सकता है? क्या स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार है या सभी का अधिकार? अब्राहम लिंकन ने इस प्रश्न को केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं माना, उसके लिए ये नैतिक संकट था। वो जानते थे कि ये विभाजन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा, एक राष्ट्र आधा गुलाम और आधा स्वतंत्र नहीं रह सकता। उनके शब्दों ने देश में हलचल मचा दी। कुछ ने उन्हें दूरदर्शी कहा, कुछ ने उग्रवादी। दक्षिण के नेताओं को लगा कि यदि ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया तो उनकी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। 1860 का चुनाव आया। बहसें तीखी थीं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन अंततः जनता ने निर्णय दिया। एब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए। ये जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उस विचार की जीत थी जो राष्ट्र को एक नैतिक दिशा देना चाहता था। लेकिन ये जीत शांति नहीं लाई। दक्षिणी राज्यों ने इसे अपने अस्तित्व के विरुद्ध समझा। एक एक करके कई राज्यों ने संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपना अलग संघ बना लिया। और फिर 1861 में गोलियों की आवाज गूंजी। युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिकन सिविल वॉर। ये भाई के विरुद्ध भाई का युद्ध था। खेतों में खून बहा, शहरों में शोक छाया। हर दिन सैनिकों की मृत्यु की खबरें आती। राष्ट्र सचमुच बिखरने की कगार पर था। राष्ट्रपति के रूप में लिंकन के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वे संघ को बचा पाएंगे? क्या वे दास प्रथा के प्रश्न का समाधान कर पाएंगे? उनके चेहरे पर थकान दिखने लगी थी, लेकिन उनके संकल्प में दरार नहीं थी। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, सिद्धांतों का है। ये तय करेगा कि लोकतंत्र टिकेगा या विफल होगा। एक ओर राष्ट्र की एकता, दूसरी ओर मानव समानता, दोनों दांव पर थे। इतिहास ने उन्हें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने वाला था। युद्ध अपने चरम पर था। हर सुबह व्हाइट हाउस की मेज पर नई सूचियां रखी जातीं, घायल सैनिकों की, मृतकों की, पराजयों और छोटी छोटी जीतों की। राष्ट्र दो भागों में बंट चुका था और हर निर्णय आग में घी डाल सकता था। एब्राहम लिंकन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न केवल सैन्य रणनीति का नहीं था, बल्कि नैतिकता का था। क्या इस युद्ध का उद्देश्य केवल संघ को बचाना है, या ये उस गहरे अन्याय को भी समाप्त करेगा जो सदियों से मनुष्यों को जंजीरों में बांधे हुए था? कई सलाहकार कहते थे, पहले देश को बचाइए, दास प्रथा का प्रश्न बाद में देखेंगे। कुछ अन्य कहते थे, यदि दास प्रथा नहीं मिटेगी तो इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं। राष्ट्रपति के रूप में वे जानते थे कि संघ, यूनियन का टूटना लोकतंत्र की असफलता होगी। यदि ये प्रयोग विफल हुआ तो दुनिया कहेगी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार टिक नहीं सकती। लेकिन वे ये भी जानते थे कि यदि संघ बच भी गया और दास प्रथा बनी रही तो वो संघ नैतिक रूप से अधूरा रहेगा। रातों को वे अकेले बैठकर सोचते। उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उभर आई थीं। वे केवल सैनिकों के सेनापति नहीं थे, वे एक नैतिक निर्णय के केंद्र में खड़े व्यक्ति थे। आखिरकार उनका उत्तर स्पष्ट हुआ, दोनों।
संघ भी बचेगा और दासों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होगी। ये आसान निर्णय नहीं था। इससे युद्ध और तीखा हो सकता था, विरोध और बढ़ सकता था। लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि आधे उपाय इतिहास में स्थायी समाधान नहीं बनते। उन्होंने युद्ध को केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहने दिया, उसे नैतिक उद्देश्य दिया। अब ये केवल राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानव स्वतंत्रता की लड़ाई बन चुकी थी। उनकी दृष्टि में राष्ट्र की एकता और मानव की स्वतंत्रता अलग अलग नहीं थीं। एक सच्चा संघ वही होगा जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। इस निर्णय ने उन्हें और अधिक आलोचना भी दिलाई, लेकिन इसी निर्णय ने उन्हें इतिहास में वह स्थान दिया जहां नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, नैतिक साहस से मापा जाता है। साल 1863। युद्ध अभी जारी था। खेतों और शहरों के बीच गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन व्हाइट हाउस के भीतर एक और निर्णायक दस्तावेज आकार ले रहा था। अब्राहम लिंकन जानते थे कि ये क्षण केवल युद्ध की रणनीति का नहीं, इतिहास की दिशा का है। लंबे विचार विमर्श, सलाह और आत्मसंवाद के बाद उन्होंने वो घोषणा तैयार की जो आने वाले समय में मानव स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगी। 1 जनवरी 1863 को उन्होंने जारी की एम्प्लिसेशन प्रोक्लामेशन। इस घोषणा ने विद्रोही दक्षिणी राज्यों में दास बनाए गए लोगों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये कागज पर लिखे शब्द मात्र नहीं थे, ये सदियों की जंजीरों पर पहला निर्णायक प्रहार था। कई लोगों ने इसे साहसी कदम कहा, कुछ ने इसे राजनीतिक चाल बताया, पर लिंकन के लिए ये केवल रणनीति नहीं थी। वे समझ चुके थे कि यदि ये युद्ध स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जाएगा तो इसकी कीमत व्यर्थ जाएगी। घोषणा ने युद्ध का स्वरूप बदल दिया। अब ये केवल संघ की रक्षा का युद्ध नहीं रहा, ये मानव गरिमा की पुनर्स्थापना का युद्ध बन गया। हजारों दास, जो अब कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए थे, संघ की सेना में शामिल हुए। वे केवल सैनिक नहीं थे, वे अपनी ही मुक्ति के वाहक बन गए। ये सच है कि इस घोषणा ने तुरंत हर जगह दास प्रथा समाप्त नहीं की। कई स्थानों पर संघर्ष जारी रहा, लेकिन नैतिक दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से ये स्वीकार कर लिया था कि मनुष्य को संपत्ति की तरह रखना अन्याय है। ये क्षण राजनीति से आगे बढ़कर नैतिक क्रांति बन गया। उस दिन व्हाइट हाउस की एक मेज पर रखी कलम ने इतिहास की धारा मोड़ दी। ये केवल एक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं था, ये मानव स्वतंत्रता के पक्ष में दिया गया साहसिक वक्तव्य था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को ये विश्वास दिया कि अन्याय चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, उसे चुनौती दी जा सकती है। युद्ध ने देश को थका दिया था। हजारों सैनिकों की जान जा चुकी थी। खेत, जो कभी अन्न उगाते थे, अब कब्रों में बदल चुके थे। पेंसिल्वेनिया की धरती पर लड़ी गई बैटल ऑफ गेट्सबर्ग युद्ध की सबसे निर्णायक और रक्त-रंजित लड़ाइयों में से एक थी। जब धुआं छटा तो मैदान पर केवल मौन बचा था और असंख्य बलिदानों की कहानी। कुछ महीनों बाद वहां एक राष्ट्रीय सैनिक समाधि के उद्घाटन का आयोजन हुआ। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रपति लंबा भाषण देंगे, युद्ध की रणनीति बताएंगे, विजय का वर्णन करेंगे। लेकिन जब अब्राहम लिंकन खड़े हुए तो उनके हाथ में बहुत छोटा सा कागज था। चेहरा गंभीर, स्वर संयत। उन्होंने लंबी व्याख्या नहीं की, उन्होंने राष्ट्र की आत्मा को कुछ पंक्तियों में समेट दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र स्वतंत्रता के सिद्धांत पर स्थापित हुआ है और ये परीक्षा चल रही है कि क्या ऐसा कोई राष्ट्र लंबे समय तक टिक सकता है। फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जो इतिहास में अमर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बस कुछ ही मिनटों का भाषण, न कोई अलंकारिक विस्तार, न ऊंची आवाज, लेकिन उन शब्दों में लोकतंत्र की संपूर्ण परिभाषा थी। जनता की सरकार, अर्थात सत्ता जनता से जन्म लेती है, जनता द्वारा संचालित, अर्थात निर्णय जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होते हैं, जनता के लिए, अर्थात अंतिम उद्देश्य जन कल्याण है, न कि सत्ता का सुख। उस दिन गेटिसबर्ग की धरती पर केवल मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, लोकतंत्र की आत्मा को पुनः परिभाषित किया गया। लोगों को तब शायद अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा भाषण आने वाली सदियों तक लोकतंत्र का सूत्रवाक्य बनेगा। युद्ध की राख के बीच से उठे हुए शब्द आज भी याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र केवल व्यवस्था नहीं, एक विश्वास है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है और हर बलिदान उसी विश्वास की रक्षा के लिए था। युद्ध धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। देश थका हुआ था, लेकिन संघ बच चुका था।
1864 का चुनाव आया तो वातावरण अनिश्चित था। कई लोग सोचते थे कि युद्ध की लंबी पीड़ा के कारण जनता नेतृत्व बदल देगी, पर परिणाम आया। अब्राहम लिंकन फिर से राष्ट्रपति चुने गए। ये केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, ये उस दिशा पर जनता की मुहर थी जिसे उन्होंने कठिन समय में चुना था। दास प्रथा के अंत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और राष्ट्र पुनर्निर्माण की तैयारी कर रहा था। लिंकन के मन में बदले की भावना नहीं थी। वे दक्षिणी राज्यों के लिए कठोर दंड नहीं, बल्कि मेल मिलाप चाहते थे। वे कहते थे कि घाव भरने चाहिए, गहराने नहीं। लेकिन इतिहास कभी-कभी सबसे शांत क्षण में सबसे बड़ा आघात देता है। 14 अप्रैल 1865 की शाम वॉशिंगटन डीसी में वे एक थिएटर में नाटक देखने गए। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। शहर में राहत और उत्साह का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि ये शाम इतिहास की दिशा बदल देगी। नाटक चल रहा था, दर्शक हंस रहे थे। तभी अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। हमलावर था जॉन विल्क्स बूथ, एक अभिनेता और दक्षिण का समर्थक। उसने राष्ट्रपति के बॉक्स में प्रवेश कर गोली चलाई और अराजकता फैल गई। घायल लिंकन को पास के घर में ले जाया गया। रात भर लोग प्रार्थना करते रहे। सुबह होते होते 15 अप्रैल 1865 को उन्होंने अंतिम सांस ली। समाचार फैलते ही पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। जिस व्यक्ति ने राष्ट्र को टूटने से बचाया, जिसने स्वतंत्रता को नया अर्थ दिया, वो स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वो एक युग का अंत थी। लेकिन विचार मरते नहीं। थिएटर में चली वो गोली उनके शरीर को रोक सकी, पर उस विचार को नहीं कि एक राष्ट्र आधा गुलाम और आधा स्वतंत्र नहीं रह सकता, और कि सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए होती है। उनकी जीवन यात्रा झोपड़ी से व्हाइट हाउस तक पहुंची और अंत में बलिदान में बदल गई। पर इतिहास में वे एक ऐसे नेता के रूप में अमर हो गए जिसने कठिनतम समय में नैतिक साहस को चुना। अब्राहम लिंकन को केवल एक राजनेता के रूप में देखना अधूरा होगा। उनके निर्णयों के पीछे केवल राजनीति नहीं, गहरी नैतिक सोच काम करती थी। वे पद से बड़े नहीं बने, वे अपने विचारों से बड़े बने। उनके भीतर एक सतत प्रश्न चलता रहता था, सही क्या है, केवल लाभ क्या है, ये नहीं। यही उन्हें एक साधारण नेता से अलग बनाता है। उनका पहला और सबसे गहरा विश्वास था समानता। उनका मानना था कि जन्म किसी मनुष्य की गरिमा तय नहीं करता। त्वचा का रंग, सामाजिक स्थिति या आर्थिक पृष्ठभूमि किसी की स्वतंत्रता का मापदंड नहीं हो सकते। स्वतंत्रता उनके लिए राजनीतिक नारा नहीं, नैतिक अधिकार थी। दूसरा आधार था कानून का शासन। वे भीड़ की उत्तेजना से नहीं, नियम और संविधान से राष्ट्र चलाने में विश्वास रखते थे। युद्ध के कठिन समय में भी उन्होंने लोकतांत्रिक ढांचे को टूटने नहीं दिया। उनके लिए व्यवस्था का अर्थ दमन नहीं, न्याय था। तीसरा तत्व था नैतिक साहस। कई बार उनके निर्णय अलोकप्रिय थे। आलोचना हुई, विरोध हुआ, उपहास भी हुआ। लेकिन यदि उन्हें विश्वास होता कि निर्णय नैतिक रूप से सही है, तो वे पीछे नहीं हटते। ये साहस तलवार से नहीं, अंतरात्मा से आता है। और चौथा था आत्मनिर्माण। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि परिस्थितियां अंतिम सत्य नहीं होती। एक गरीब झोपड़ी से निकलकर वे सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने ये विश्वास जगाया कि मनुष्य अपनी मेहनत, अध्ययन और दृढ़ निश्चय से स्वयं को गढ़ सकता है। वे धार्मिक कट्टरता से दूर थे। वे किसी संप्रदाय के उग्र प्रवक्ता नहीं थे, लेकिन उनके भीतर गहरी नैतिक संवेदना थी। वे प्रार्थना करते थे, पर निर्णय तर्क और विवेक से लेते थे। उनके लिए ईश्वर का अर्थ न्याय और करुणा से जुड़ा था, न कि अंधानुकरण से। वे शक्ति के प्रेमी नहीं थे। सत्ता उनके लिए लक्ष्य नहीं, साधन थी। पर जब सिद्धांतों की रक्षा की बात आई तो वे अडिग रहे। उनकी दृढ़ता शांत थी, पर अटूट। उनका जीवन हमें ये समझाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं आता। वो भीतर की स्पष्टता, नैतिक विश्वास और निरंतर आत्मसंघर्ष से जन्म लेता है। यही कारण है कि वे इतिहास में केवल एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि विचार और चरित्र के प्रतीक बनकर याद किए जाते हैं। अब्राहम लिंकन का जीवन 1865 में समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार वहीं नहीं रुके। इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी आवाज सीमाओं को पार कर जाती है। लिंकन उन्हीं में से एक थे। मानव समानता, दास प्रथा का अंत, लोकतंत्र की नैतिक परिभाषा, ये केवल अमेरिकी मुद्दे नहीं रहे,
आगे चलकर दुनिया के कई आंदोलनों में उनके विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई दी। भारत में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, तब महात्मा गांधी ने भी मानव गरिमा और समानता को अपने आंदोलन का आधार बनाया। गांधी जी का मार्ग अहिंसा का था, लेकिन उनका विश्वास भी यही था कि किसी भी मनुष्य को दूसरे पर अन्यायपूर्ण अधिकार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र जनता की शक्ति से जन्म लेता है। ये विचार दोनों में समान था। अमेरिका में ही आगे चलकर नागरिक अधिकार आंदोलन उठा। अश्वेत समुदाय अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ। उस आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने खुले शब्दों में लिंकन का उल्लेख किया। 1963 में जब उन्होंने आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया, तो वो उसी भूमि पर खड़े थे जहां लिंकन की स्मृति आज भी जीवित है। उन्होंने समानता के उस अधूरे वादे को पूरा करने की बात की, जिसकी शुरुआत लिंकन ने की थी। लिंकन ने हिंसा को महिमा नहीं दी, बल्कि युद्ध को एक दुखद आवश्यकता के रूप में देखा। उनका अंतिम उद्देश्य मेल मिलाप और न्याय था। यही कारण है कि उनके विचार केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहे, वे नैतिक परिवर्तन की दिशा बन गए। उनकी विरासत ये बताती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल राजनीतिक क्रांति नहीं होता, वो मानव चेतना की यात्रा भी होता है। आज जब भी दुनिया में समान अधिकार, नस्लीय न्याय या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है, कहीं न कहीं लिंकन की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने केवल एक राष्ट्र को नहीं बदला, उन्होंने ये दिखाया कि नैतिक साहस इतिहास की दिशा मोड़ सकता है। और यही कारण है कि उनकी कहानी अमेरिका की सीमाओं से निकलकर वैश्विक प्रेरणा बन गई। अब यदि हम इस पूरी यात्रा को रेडियो पाठशाला की दृष्टि से देखें, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, तो यह कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं रह जाती, बल्कि एक सामाजिक प्रयोग बन जाती है। समाज के स्तर पर दास प्रथा केवल एक प्रथा नहीं थी, वह संरचनात्मक अन्याय था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कानून, अर्थव्यवस्था और परंपरा सब मिलकर असमानता को सामान्य बना देते हैं। जब अन्याय व्यवस्था बन जाता है, तब उसे बदलना केवल भावनात्मक अपील से संभव नहीं होता, उसके लिए वैचारिक और संस्थागत संघर्ष करना पड़ता है। लिंकन ने इसी संरचना को चुनौती दी। दर्शन के स्तर पर उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने मानव समानता को राजनीतिक सुविधा नहीं, नैतिक सत्य माना। यदि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की गुलामी या भेदभाव उस मूल सत्य के विरुद्ध है। यह विचार केवल संविधान की पंक्ति नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। के स्तर पर उन्होंने लोकतंत्र की आत्मा को स्पष्ट किया। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने की प्रक्रिया नहीं, वो जनता की सक्रिय भागीदारी, उत्तरदायित्व और नैतिक नेतृत्व का संयोजन है। जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए। ये वाक्य केवल आदर्श नहीं, शासन का मानदंड है। और यदि इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो सामाजिक परिवर्तन भी एक प्रक्रिया है। हर परिवर्तन के पीछे कारण होते हैं, आर्थिक तनाव, नैतिक असंतोष, वैचारिक संघर्ष, और हर निर्णय का परिणाम होता है। दास प्रथा सदियों से चली आ रही थी, उसे समाप्त करने के लिए भी दीर्घ संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ी। ये कारण और परिणाम की श्रृंखला थी। इस प्रकार लिंकन का जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज स्थिर नहीं है, वो बदलता है, और ये परिवर्तन तब होता है जब विचार, नैतिक साहस और संस्थागत निर्णय एक साथ खड़े होते हैं। रेडियो पाठशाला की दृष्टि से देखें तो ये कहानी हमें ये समझाती है कि अन्याय चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि समाज में विचारशीलता, नैतिकता और वैज्ञानिक दृष्टि बनी रहे तो परिवर्तन संभव है। एक झोपड़ी में जन्मा बालक इतिहास की धारा मोड़ सकता है, यदि उसके भीतर विचारों की स्पष्टता और साहस की दृढ़ता हो। यही इस पूरी यात्रा का सार है।